चलिए जी। सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, राइट। सो दिस साइड सी एस वासुदेव ज्ञानचंदानी, अ कंपनी सेक्रेटरी एंड अ लॉ ग्रेजुएट। सो आपके इस सीएमए फाउंडेशन के जर्नी के अंदर आई विल बी इन्वॉल्व इन गाइडिंग यू इन बिजनेस इकोनॉमिक्स, जहां पे हम लोग हर एक चीज को इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, इतनी बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ताकि आप रियलिटी के साथ उसको कंपेयर कर सके। इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसको आप अच्छी तरीके से इंटरप्रीट कर सके। दिस इज द बेसिक आइडिया, राइट। सो आज के इस छोटी सी वीडियो के अंदर हम लोग यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में चीजें डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में चीजें डिस्कस करने से पहले बॉस, पहले अपने को इस चीज की क्लैरिटी ले लेनी चाहिए कि ये टाइटल बिजनेस एनवायरनमेंट क्या बताने की कोशिश कर रहा है। सो एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न, इसके बारे में तो हम लोगों ने हमारे 11th एंड 12th के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि बॉस, दिस इज बेसिकली अ फोकस दैट इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। यानी यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी अगर आप कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी, इस कैटेगरी ऑफ एक्टिविटी को यहाँ पे बिजनेस के कैटेगरी के अंदर लाया गया है। चाहे आप इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग वाली चीज डाल दो, चाहे आप इसके अंदर सर्विस वाली चीज डाल दो, चाहे आप इसके अंदर ट्रेडिंग वाली चीज डाल दो। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपके साथ बात करता हूं, अगर मैं यहाँ पे किसी रॉ मटेरियल्स को परचेस कर रहा हूं, उसके अंदर प्रोसेस करके उसको फिनिश गुड्स बना रहा हूं एंड देन उस फिनिश गुड्स को बेच रहा हूं मार्केट में, तो यहाँ पे मैं मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहा हूं। सो व्हाई आई एम डूइंग दिस मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस, ताकि मेरा फिनिश गुड्स मार्केट में बिके एंड आई शुड बी इन द पोजीशन टू अर्न मनी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। सर्विस ओरिएंटेड की अगर मैं आपके साथ बात करता हूं, तो आप लोग यहाँ पे पढ़ रहे हो, सीएमए की तैयारी कर रहे हो, व्हाट इज द बेसिक एम ऑफ योर लाइफ, कि आपको यहाँ पे पढ़ लिख के सीएमए की डिग्री हासिल करना है, ताकि आप अपनी सर्विसेज ऑफर करो और जिसके बदले में आपको पैसा मिले फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ट्रेडिंग का मतलब होता है आप किसी चीज को बाय कर रहे हो, किसी चीज को बाय करके सेल कर रहे हो। तो जब आप किसी चीज को बाय करके सेल कर रहे हो, तो वहां पे भी आपका मतलब होता है कि बॉस, मुझे पैसे कमाना है। सो इन शॉर्ट, व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज डन फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। हर वो काम जो पैसे कमाने के लिए किया जाता है, उसको यहाँ पे बिजनेस के कैटेगरी के अंदर डाला गया है। अब टाइटल का सेकेंड पार्ट बेसिकली बात करता है रिलेटेड टू एनवायरमेंट। सिंपल लैंग्वेज में मैं अगर आपके साथ बात करता हूं, व्हाट इज एनवायरमेंट? एनवायरमेंट इज ऑल अबाउट सराउंडिंग्स। सो इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि बॉस, बिजनेस के एनवायरमेंट को स्टडी करना यहाँ पे क्यों जरूरी है एंड किस तरीके से स्टडी किया जाता है। एक एग्जाम्पल के जरिए ये चीजों को समझते हैं। मान के चलते हैं, बेसिकली आपको एक स्टेशनरी का दुकान ओपन करना है, स्टेशनरी का शॉप ओपन करना है। एक लेमन लैंग्वेज, एक लॉजिकल पर्सन स्टेशनरी का दुकान कहां पे ओपन करेगा? आप बोलोगे सर, हमको स्टेशनरी का दुकान वहां पे ओपन करना चाहिए जहां पे स्कूल्स है, कॉलेजेस है, ऑफिसेस है। एब्सोल्युटली। व्हाई? सो कैन आई से, आप कहीं ना कहीं जानते हो कि अगर मैं मेरे स्टेशनरी का दुकान ऐसी जगह पे ओपन करता हूं जहां पे स्कूल्स है, कॉलेजेस है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, ऑफिस है, तो वहां पे मेरी स्टेशनरी का सेल ज्यादा होगा। सो जहां पे आपका स्टेशनरी का सेल ज्यादा होगा, वहां पे आप अच्छे खासी पैसे कमाएंगे। एंड जहां पे आप कोई ना कोई तो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी, इसी को तो यहाँ पे बिजनेस बोला जाता है। एंड आप उस स्पेसिफिक सराउंडिंग को, उस लोकेलिटी को स्टडी करने के बाद अपना वहां पे आप बिजनेस सेटअप करते हो, ताकि आपको यहाँ पे लॉसेस ना हो, आपका बिजनेस बड़ी अच्छी तरीके से चले, राइट। आप अपना बिजनेस ऐसी जगह पे तो ओपन नहीं करेंगे हाईवे पे, राइट। अगर आप हाईवे पे अपना बिजनेस ओपन करते हो स्टेशनरी का, तो इट इज अ टोटल फेलियर। हाईवे पे आके कौन आपसे स्टेशनरी खरीदेगा? कौन आपसे पेन, पेंसिल, बुक, रबर, पेंसिल, शार्पनर खरीदने की बात करेगा? नो वन विल एवर परचेस। उसी तरीके से अगर मैं आपके साथ फूड आउटलेट की यहाँ पे बात करता हूं, मैकडी की आपके साथ बात करता हूं, केएफसी की बात करता हूं, तो आप अगर अपना ये बिजनेस ऐसी एरिया में ओपन करेंगे जहां पे बेसिकली लोगों को भूख लगने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है वाइल ट्रैवलिंग। हाईवेज पे, पेट्रोल पंप की बात करता हूं, हाईवेज पे यहाँ पे आपका बिजनेस बहुत ज्यादा शूट अप होने की पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि हाईवे पे तो हर दूसरा पर्सन यहाँ पे घूमता फिरता है, आता जाता रहता है। तो आते जाते अगर उसको कहीं पे पेट्रोल पंप दिख जाता है, तो वो बोलता है, यार पता नहीं आगे कहाँ पे पेट्रोल पंप मिलना है, चलो यहीं से भरा देते हैं। सो कहीं ना कहीं हर एक पर्सन अपना बिजनेस ओपन करने से पहले वो स्पेसिफिक लोकेलिटी को अच्छी तरीके से स्कैन करके लेता है, अच्छी तरीके से अपने सराउंडिंग को समझ के लेता है, ताकि वो अपना सक्सेसफुल बिजनेस वहां पे सेटअप कर सके एंड उसका बिजनेस एक बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सके। सो मैं अगर ऐसी जगह पे
कैफे ओपन कर रहा हूं, ऐसी जगह पे पब ओपन कर रहा हूं जहां पे बच्चे ही नहीं है, जहां पे यंग क्राउड ही नहीं है, तो आपको लगता है मैं इतना ज्यादा पैसे इन्वेस्टमेंट करके मेरे को वो बिजनेस समथिंग इन रिटर्न अच्छा खासा दे पाएगा? नहीं दे पाएगा बॉस। आपका बिजनेस यहाँ पे टोटल फेलियर हो जाएगा। सो ये तो वही बात हो गई कि आप टकलों की दुनिया में जाके उनको कंगे बेचने की बात कर रहे हो। क्या आपका बिजनेस वहां पे सक्सेसफुल होगा? नहीं होगा। इसीलिए हर एक बिजनेस को, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, सर्विस ओरिएंटेड हो, चाहे आप ट्रेडिंग का काम कर रहे हो, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो, आपको पहले अपना सराउंडिंग को समझना पड़ेगा कि क्या क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज है जो मेरे को एप्लीकेबल होती है, कस्टमर की क्या क्या प्रेफरेंसेस है, मार्केट की हालात कैसी है, इन्फ्लेशन हो रहा है, रिसेशन हो रहा है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही हम लोग हमारा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। दिस इज व्हाट दिस चैप्टर इज ट्राइंग टू मेक अस अंडरस्टैंड। सर मतलब इन शॉर्ट आप क्या बोलना चाहते हो? इन शॉर्ट मैं आपको यह बोलना चाहता हूं कि अपने एनालिसिस को, अपने सराउंडिंग को, अपनी लोकेलिटी को कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर वॉच रखना, स्कैन करना, ताकि आपका बिजनेस एक सक्सेसफुल बिजनेस बने। इसी चीज को यहां पे बिजनेस एनवायरनमेंट करके बोला गया है। समझ रहे हैं मैं आपके साथ यहाँ पे क्या चीजें डिस्कस कर रहा हूं? इस चीजों को अगर मैं थोड़ा सा और अच्छी तरीके से खोलने की कोशिश करता हूं और अच्छी तरीके से इंटरप्रेट करने की कोशिश करता हूं, तो ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ना, इसको दो कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है। एक वो कैटेगरी आती है जिसको इंटरनल एनवायरनमेंट की कैटेगरी के अंदर डाला गया है, एंड दूसरा वो है जिसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कहा जाता है। इंटरनल एनवायरनमेंट या इंटरनल फैक्टर यानी वो फैक्टर होते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल के अंदर होते हैं, जिसके अंदर बिजनेस अपना अच्छा खासा रोल प्ले कर सकती है, एंड वो रोल प्ले करने के बाद डेफिनेटली बिजनेस क्या कर सकती है, अपने बिजनेस के अंदर बदलाव लाके कस्टमर को वो दे सकती है। इसके एग्जाम्पल के पर्सपेक्टिव से मैं अगर आपके साथ बात करता हूं, सबसे पहली चीज यहां पे अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? एम्प्लॉइज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपका कोई बिजनेस का आउटलेट है जो आप चाहते हो कि ये सक्सेसफुल बनना चाहिए, तो आपको नहीं लगता है आपको अपने एम्प्लॉइज के प्रति थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए? अगर आप मेरे साथ कैफे की बात कर रहे हैं, रेस्टोरेंट की बात कर रहे हैं, तो क्या आप ऐसे कैसे एरे गेरे किसी पर्सन को लाके वहां पे अपना शेफ बना दोगे? नहीं बना दोगे। अगर आप 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार अपना होटल बनाने की बात कर रहे हो, रेस्टोरेंट ओपन करने की बात कर रहे हो, तो क्या आप एरे गेरे को, स्टाफ को यहाँ पे अपॉइंट करोगे? नहीं करोगे। सो कहना है से ये चीज टोटली हर एक बिजनेस के कंट्रोल के अंदर है कि बिजनेस अपने हिसाब से अपने एम्प्लॉइज को अपॉइंट कर सकता है। बिजनेस अपने हिसाब से उस एम्प्लॉय को अपॉइंट कर सकता है जो आपके कस्टमर को अच्छी तरीके से ट्रीट कर सके, जिसको ये बात समझ में आती हो कि आपके कस्टमर आपके पास से क्या डिमांड कर रहे हैं, किस तरीके से ये फूड को सर्व किया जाता है। ये आपके कंट्रोल के अंदर है। अगर ये आपके कंट्रोल के अंदर है, आप अपने हिसाब से इसके अंदर चेंजेस ला सकते हो, मैनिपुलेशंस कर सकते हो। इसी को तो यहाँ पे इंटरनल एनवायरनमेंट करके बोला जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर मैं आपके साथ बात करता हूं, तो यहाँ पे मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को भी बहुत ज्यादा रिलेवेंस दिया गया है। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर मतलब आपने अपने 11th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ा होगा कि ये मैनेजमेंट को 3 कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है। एक टॉप लेवल है, एक मिडिल लेवल है, एक लोअर लेवल है। टॉप लेवल का यहाँ पे सबसे मेन फोकस होता है कि किस तरीके से हमको स्ट्रैटेजीज बनानी है। मिडिल लेवल का यहाँ पे ये रोल होता है कि किस तरीके से इन स्ट्रैटेजीज को छोटे छोटे एक्शन प्लान के अंदर बांट के नीचे वाले लेवल से काम करवाना है। लोअर लेवल का यहाँ पे ये काम है कि उस काम को एग्जीक्यूट करना है। सो आपको नहीं लगता है बिजनेस का रोल अच्छा चलेगा जब लोअर लेवल इज इन द पोजीशन टू कीप देयर पॉइंट टू मिडिल लेवल, एंड मिडिल लेवल इज इन द पोजीशन टू कीप देयर पॉइंट टू अपर लेवल, एंड अपर लेवल अगर लोअर लेवल की ग्राउंड को नहीं समझ पा रहा है, तो क्या आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा? नहीं होगा बॉस। इसी चीज के बारे में हम लोग इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको बिजनेस कंट्रोल कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, चेंज कर सकता है, ताकि बिजनेस एक सही दिशा में आगे बढ़े। तीसरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपके साथ बात करता हूं, तो वर्क कल्चर भी इस कैटेगरी के अंदर आ जाता है। नाउ व्हाट इज वर्क कल्चर? कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने का तरीका कैसा है। क्या बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिटिक्स चलती है, एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है, या टीम वर्क करके एक दूसरे को मोटिवेट किया जाता है? क्या बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है कि फ्रेंडली एनवायरनमेंट है? सो डोंट यू थिंक सो? अगर आपका एनवायरनमेंट वहां पे बहुत ज्यादा फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, तो आप अपने थे थोड़े से आर्स एक्सटेंड करके अपनी बेस्ट देने की कोशिश करते हो, क्योंकि पता है आपको कि मेरा काम यहां पे मैटर करता है। एंड जस्ट बिकॉज आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, सिर्फ लोगों के ऊपर स्ट्रेस डालना है, परेशानी डालनी है, काम का प्रेशर डालना है, आपको लगता है वो एम्प्लॉइज के अंदर अच्छी खासी कैपेबिलिटी होने के बाद भी वो परफॉर्म करेगा आपके लिए? नहीं करेगा।
सो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क कल्चर होता है ना, वो बिजनेस के हाथ में होता है, बिजनेस के कंट्रोल में होता है। बिजनेस उसके अंदर बदलाव ला सकता है और एक छोटा सा बदलाव लाके वो अपने बिजनेस को एक सक्सेसफुल कैटेगरी के अंदर देख सकता है। एक और एग्जांपल के तरीके से अगर मैं आपके साथ बात करता हूं, तो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई जाती है, चाहे वो लीव से रिलेटेड हो, चाहे वो मैटरनिटी से रिलेटेड हो, चाहे वो पैटर्निटी से रिलेटेड हो, चाहे वो गिफ्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो इनकम से रिलेटेड हो। आपको नहीं लगता है अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज यहां पे बहुत ज्यादा रिजिड है, तो पॉसिबिलिटी है, ये देखो मैं आपके साथ एक बहुत बेसिक लेवल की बात करता हूं, आज की जो अपनी जेनजी की जनरेशन है, वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होने की बात करती है। सो अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ये बोलता है कि आपको सुबह 9 बजे आके बैठना है और शाम को 7 बजे जाना है, इवन दो देर इज नो वर्क, तो आप क्या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को प्रेफर करेंगे जो टाइम रिजिड करके चलता है, फिक्स करके चलता है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता है? या ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना प्रेफर करोगे जो बेसिकली आपको फ्लेक्सिबल आवर्स देता है? अभी बहुत सारे ऐसे बिजनेस है अपने भारत के अंदर, बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स है अपने भारत के अंदर, जो एम्प्लॉयज को क्या बोलते हैं कि सर आई टोटली अंडरस्टैंड योर प्राइवेसी, कि आपको भी घर का कोई काम काज होता होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अपने हिसाब से बिजनेस में आ सकते हो, आप अपने हिसाब से ऑफिस में आ सकते हो, बस एक बात आपको ध्यान में रखना है कि आपको 8 घंटे सर्व करना है कंपनी को किसी भी हालत में। तो आप चाहे तो सुबह 8 बजे आ जाओ, 8 घंटे सर्व करो, चले जाओ। आप चाहे तो 12 बजे आ जाओ, 8 घंटे सर्व करो, चले जाओ। आप चाहे तो 2 बजे आ जाओ, 8 घंटे सर्व करो, चले जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो कहने से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करना प्रेफर करोगे जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है? एब्सोल्युटली यस। एंड ये पॉलिसी, ये फ्लेक्सिबिलिटी बिजनेस के हाथ में है। एंड बिजनेस के हाथ में होने से फायदा ये होता है कि आप इसको जब चाहे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ताकि आपके बिजनेस को एक सही डायरेक्शन मिले और आपका बिजनेस एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन में बने। आप एक चीज ध्यान में रखना, जिस भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज अगर स्टेबल होते हैं ना, वो ऑर्गेनाइजेशन 110% क्वालिटी वर्क आपको देने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उनको बार बार नई नई चीजें, नया नया काम सिखाना नहीं पड़ता है। हर एक पर्सन को पता होता है कि मेरा यहाँ पे क्या रोल है, हर एक पर्सन को पता होता है कि मेरे को ये अपना रोल किस तरीके से निभाना है। अगर 100% क्वालिटी आउटपुट जा रहा है, तो कस्टमर्स को तो रिटेन होना ही होना है, इसके सिवा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। समझ रहा है मैं आपके साथ यहाँ पे क्या बात कर रहा हूं? एक और एग्जांपल के साथ मैं आपके साथ बात करता हूं। इट्स टॉकिंग अबाउट फाइनेंस। व्हाट इज फाइनेंस? फाइनेंस इज कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल इज ऑल द मनी जो आप अपने बिजनेस के अंदर डाल रहे हो। हम लोग यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। सो बॉस, आपको नहीं लगता है आपके बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में स्टडी करने से पहले, सराउंडिंग के बारे में स्टडी करने से पहले, आपको ये देखना चाहिए कि आपके अंदर क्या है, आपके पास कितने पैसे हैं? अगर आपके पास अच्छे पैसे होंगे तो आप अच्छे लोगों को हायर करोगे, वेल क्वालिफाइड लोगों को हायर करोगे। अगर आपके पास अच्छे पैसे होंगे तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। आपके पास अच्छे पैसे होंगे तो आपके पास टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, मशीनरी अच्छा होगा। आप अपने क्लाइंट को पे रेम्यूनरेशन वाइज खुश रख पाओगे। सो अगर आपके पास पे फैक्टर ही अच्छे से नहीं होगा, फाइनेंस ही अवेलेबल नहीं रहेगा, आप किस तरीके से टेक्नोलॉजी के अंदर अपग्रेडेशन कर सकते हो? आप किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो? आप किस तरीके से अपने एम्प्लॉइज को वो एनवायरनमेंट क्रिएट करके दे सकते हो जिस एनवायरनमेंट के अंदर रह के उनको आउटपुट प्रोड्यूस करना है? मैं सिर्फ आपको यहां पे इतना बताने की कोशिश करता हूं कि बॉस, बिजनेस एनवायरनमेंट को यहां पे दो कैटेगरी के अंदर डाला गया है। एक वो एनवायरनमेंट होता है जो हर एक बिजनेस के कंट्रोल के अंदर होता है। बिजनेस अपने हिसाब से इसके अंदर चेंजेस ला सकता है, मैनिपुलेशन ला सकता है, कोई चीज अगर खराब चल रही है तो उसको सही कर सकता है। इट इज विद इन द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। एंड इसी चीज को यहाँ पे इंटरनल एनवायरनमेंट के कैटेगरी के अंदर डाला गया है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिस्कस विद यू। उसी तरीके से, जिस तरीके से कुछ फैक्टर्स बिजनेस के कंट्रोल के अंदर होते हैं, आपको नहीं लगता है कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते होंगे विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, जिसका बिजनेस कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है? जो हो रहा है उसको एज इट इज होने देना पड़ेगा, एंड उसके हिसाब से अपने को ढाल के आगे बिजनेस करना पड़ेगा। यस, ऐसे फैक्टर्स भी है जिसका बिजनेस के अंदर कोई कंट्रोल नहीं होता है, और इस फैक्टर्स को यहां पे क्या बोला जाता है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बोला जाता है। सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी वो एनवायरनमेंट होता है विच इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। मेरा यहाँ पे बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस बोलने के पीछे का मतलब ये है कि यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहते हुए भी कोई बदलाव उस स्पेसिफिक चीज में नहीं कर सकता है।
सर वो कौन सी चीज है, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो क्या? डेफिनेटली देता हूं। ये देखो, सबसे पहला एग्जांपल अगर मैं आपके साथ यहां पे बात करता हूं तो दे आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल फैक्टर। व्हाट इज पॉलिटिकल फैक्टर? हर एक देश को चलाने के लिए कोई ना कोई तो सरकार होती है, और हर एक सरकार का कुछ ना कुछ तो एम होता है। जैसे कि करंट, अगर भारत के हिसाब से मैं आपके साथ बात करता हूं, तो हमारा करंट एम है, करंट पॉलिसी है, करंट स्ट्रैटेजी है कि हम लोग हमारे भारत को एक स्टार्टअप हब बनाना चाहते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, बेरोजगारी को खत्म करना चाहते हैं। ये हमारे भारत के पॉलिटिकल पार्टीज का मकसद है। आप मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, कितनी सारी चीजें आप लोगों ने सुनी होगी? स्टैंड अप इंडिया का स्कीम सुना होगा, स्टार्टअप का स्कीम सुना होगा, मेक इन इंडिया का स्कीम सुना होगा, मेक इन इंडिया का स्कीम सुना होगा। ये अलग अलग स्कीम्स क्या बता रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का जो पॉलिसीज है, जो स्ट्रैटेजीज है, जो एम है, वो भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखना चाहती है, भारत की सारी बेरोजगारी को खत्म करना चाहती है। जिस तरीके से आज चाइना की अगर मैं आपके साथ बात करता हूं, या बड़े बड़े डेवलपिंग नेशंस की बात करता हूं, तो कहने से उनमें से कुछ ऐसे नेशंस हैं जो अपने आप को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बोलते हैं। चाइना की अगर मैं आपके साथ बात करता हूं, थ्रू आउट द वर्ल्ड बड़े बड़े कंट्रीज अपना प्रोडक्शन यहां पे चाइना में करते हैं। क्यों? बल्क में प्रोडक्शन होता है, जिसके कारण कॉस्ट के अंदर बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, एंड जब कॉस्ट कम हो जाता है तो आपका प्रॉफिट एलिमेंट बढ़ जाता है, एंड एट द सेम टाइम आप अपने कस्टमर्स को कम प्राइस पे दे सकते हो। सो कहना से आपके देश में कौन सी सरकार है, और वो सरकार का क्या मेन एम है, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या पॉलिसी है, एक बिजनेस उसके लिए क्या कर सकता है? दे जस्ट हैव टू एक्सेप्ट एंड वर्क टुवर्ड्स दैट। दिस इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। सेकेंडली, अगर मैं आपके साथ यहां पे बात करता हूं, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के बारे में बात चल रही है। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मतलब मार्केट की हालत कैसी है, इन्फ्लेशन चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, मार्केट की हालत अच्छी है, बुरी है, उसमें एक छोटा सा बिजनेसमैन क्या कर सकता है बॉस? 140 करोड़ की आबादी है, इतने सारे स्टार्टअप्स हमारे बिजनेस के अंदर हो रहे हैं, हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर हो रहे हैं। इतने सारे स्टार्टअप्स में से एक छोटा सा बिजनेस आपका क्या कर सकता है? ज्यादा से ज्यादा आप अपने बिजनेस को सरवाइव करने के लिए डिस्काउंट में चीजें ऑफर कर सकते हो, अपना प्राइस कम कर सकते हो, और बेहतरीन क्वालिटी ऑफ सर्विसेज दे सकते हो, और बेहतरीन प्रोडक्ट दे सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री दे सकते हो। इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हो? मार्केट की हालत ही बुरी है, तो आप कितने भी अच्छे हो, क्या आप कुछ कंट्रोल कर पाएंगे? इकोनॉमी को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे बॉस। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। तीसरी इंपॉर्टेंट चीजें देखो, सोशल के बारे में बात कर रहे हैं, इसको आप सोशल इकोनॉमी बोलो, सोशियो कल्चरल बोलो। ट्रेंड मार्केट में क्या चल रहा है? एग्जाम्पल के तौर पे मैं अगर आपके साथ बात करता हूं, आप सबको बैग के बारे में पता है, जूट बैग होती है, जिसमें जिसको बोरी बोला जाता है, जिसको पोता बोला जाता है, जिसके अंदर राइस, चावल, पटाटोस डाले जाते हैं। आप सबको पता होगा, राशन के दुकान पे बेसिकली वो बोरी मिलती है, जूट बैग, जो बोलना चाहते हो आप उसको बोल सकते हो। आजकल तो ऐसे ट्रेंड आया है जहां पे वो जूट बैग का टॉप बना के मार्केट में बेचा जा रहा है। यानी 3 रुपए का जूट बैग में से एक टॉप बनाया जाता है, एंड उस टॉप को मार्केट में 3,000 रुपए में बेचा जा रहा है, एंड पीपल आर बाइंग लाइक हेल। जो ट्रेंड चल रहा है, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं आपके साथ क्या बात कर रहा हूं? देयर वॉज अ टाइम वॉचेस के अंदर सिंपल वॉचेस बहुत ज्यादा लोग प्रेफर करते थे। फिर देयर वॉज अ टाइम कि हमको प्रीमियम पहनना है। फिर देयर वॉज अ टाइम कि हमको स्मार्ट वॉच पहनना है। एंड फिर देयर इज अ टाइम जहां पे आपके स्मार्ट वॉच के जरिए आप मैसेजेस भी कर सकते हो, आवाज भी सुन सकते हो, हेल्थ को भी ट्रैक कर सकते हो। इट्स अ ट्रेंड। यानी जो भी वॉच मेकिंग कंपनी है, उनको ट्रेंड के हिसाब से काम करना पड़ेगा। ट्रेंड के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो दे आर आउट ऑफ द कंपटीशन। इफ दे आर आउट ऑफ द कंपटीशन, योर बिजनेस विल एंड। समझ रहा है क्या मैं आपके साथ क्या बात कर रहा हूं? चौथा एनवायरनमेंट यहां पे टेक्नोलॉजिकल का है। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर क्या है? देयर वॉज अ टाइम जब सारे के सारे ट्रांजैक्शन कैश में होते थे, एंड कैश से पहले बार्टर सिस्टम हमारे भारत के अंदर चल रहा था। कहने से धीरे धीरे करके आज के तारीख में इवन अ वेजिटेबल वेंडर, इवन अ फ्रूट वेंडर इज बेसिकली ऑपरेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ यूपीआई पेमेंट। तो ये टेक्नोलॉजी तो है। देयर आर टू ऑप्शंस, या तो आप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो, उसके उसको सीखो, उसके अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करो, या तो आप छोड़ दो। आज के टाइम पे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 90% ऑफ द क्राउड इज बेसिकली नॉट टेकिंग द कैश विद देम।
अगर उनको कोई भी चीज परचेज करनी है तो वो लोग अपना सारा का सारा पेमेंट यूपीआई पेमेंट के जरिए करते हैं, चाहे वो गूगल पे हो, चाहे वो फोन पे हो, चाहे वो किसी स्पेसिफिक बैंक के ऐप का जरिया हो, लेकिन दे आर मेकिंग द पेमेंट इन यूपीआई। एंड इफ द दुकानदार, इफ द शॉप ओनर इज नॉट एक्सेप्टिंग द यूपीआई, कैन यू थिंक सो वो बंदा क्या बोलेगा? सॉरी बॉस, हम कहीं और से परचेज कर लेंगे। आप क्या कर सकते हो? जो टेक्नोलॉजी आ रही है या तो उसको अपनाओ या तो साइड में हो जाओ। दिस इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। एक बिजनेस ये नहीं बोल सकता है कि क्योंकि मैं इस टेक्नोलॉजी को अपना नहीं रहा हूं, इसके लिए ये टेक्नोलॉजी को हटा दो, ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती है। दिस इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ बात करता हूं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा आज की तारीख में इंपॉर्टेंट है। आप देखो, पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया हमारे भारत के अंदर। एब्सोल्युटली यस। रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। एब्सोल्युटली यस। पेपर बैग्स आए हैं। एब्सोल्युटली यस। पोल्यूशन को ध्यान में रखते हुए क्या डीजल व्हीकल्स को बैन करने का प्लान चल रहा है? एब्सोल्युटली यस। इथेनॉल का मिक्सचर हो रहा है। एब्सोल्युटली यस। क्या कर सकते हो आप इसमें? हमारे एनवायरनमेंट को ख्याल रखने के लिए अगर कोई मेजर्स लिए जा रहे हैं, कोई एक्शंस लिए जा रहे हैं, व्हाट अ स्मॉल बिजनेस कैन डू इन इट? दे हैव टू एक्सेप्ट इट। व्हाट इज हैपनिंग इज हैपनिंग। अगर आपको अपना बिजनेस करना है तो आपको उसके हिसाब से बदलाव करना पड़ेगा बॉस। उसके सिवा बात नहीं चलेगी आपकी। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ बात करता हूं, लीगल एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप लोगों ने अपने लाइफ के अंदर कभी ना कभी तो सिगरेट का पैकेट देखा होगा। उसको पीना नहीं है, ना ही मैं पीनो की प्रमोट कर रहा हूं, लेकिन सिगरेट के पैकेट के ऊपर अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर एक गंदा सा इमेज बनाया हुआ है और बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों के अंदर लिखा हुआ है कि इट कॉजेस कैंसर। तो क्या मैं अगर कोई प्रोडक्ट को बेच रहा हूं और मेरे प्रोडक्ट के ऊपर ही मैं वार्निंग लगा रहा हूं कि इट कॉजेस कैंसर, यानी ये मेरे प्रोडक्ट के फेवर में है कि खिलाफ है? खिलाफ है, लेकिन स्टिल मेरे को लगाना है। क्यों लगाना है? बिकॉज इट इज अ लीगल रिक्वायरमेंट। जो लॉ बोलता है उसको फॉलो करना पड़ेगा। नहीं फॉलो करेंगे तो हमारे बिजनेस को आउट कर दिया जाए। सर आप क्या बोलना चाहते हो? मैं आपको सिर्फ यहां पे इतना बोलना चाहता हूं कि बॉस, बिजनेस चालू करने से पहले, बिजनेस चालू करते समय, बिजनेस चालू होने के बाद कंटिन्यूस बेसिसली आपको अपने बिजनेस के सराउंडिंग को क्या करना है? एनालिसिस करना है। एंड जो भी रिक्वायर्ड एक्शन है वो आपको लेना है। अगर आपको आज के तारीख में मार्केट में सस्टेन करना है, रहना है, तो आपको बदलाव लाना जरूरी है। मैं किसी और की क्या बात करूं, मैं खुद की बात करता हूं। व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर इन टीचिंग, आई वाज वेरी मच अगेंस्ट ऑफ दिस कैमरास एंड ऑनलाइन लेक्चर्स। आई यूज्ड टू प्रेफर एवरीथिंग इन ऑफलाइन मोड। लेकिन आई नो कि अगर मैं आज इन टेक्नोलॉजी का सहारा नहीं लेता हूं, इस कैमरा का सहारा नहीं लेता हूं, तो मैं आप तक कैसे पहुंच पाऊंगा? मेरा जो बेसिक एम है वो कैसे फुलफिल होगा? मुझे बदलाव लाना पड़ा। उसी तरीके से बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना इज नॉट अ वन टाइम प्रोसेस, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जो हर एक बिजनेस को करना है। और बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए यहाँ पे टू फैक्टर्स है, एक इंटरनल फैक्टर है, एक एक्सटर्नल फैक्टर है। इंटरनल फैक्टर वो फैक्टर है जो कि कंट्रोल हो सकते हैं, मैन्युपुलेशंस हो सकते हैं, बिजनेस अपने हिसाब से उसके अंदर बदलाव ला सकते हैं। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर्स वो फैक्टर्स है जो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस है। एक बिजनेस उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। या तो टेक इट या तो लीव इट। और अगर आपने टेक इट कर दिया तो अच्छी बात है, आपका बिजनेस मार्केट में सस्टेन होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे लीव इट वाला ऑप्शन एक्सरसाइज कर दिया ना, तो आपका बिजनेस का एग्जिस्टेंस यहाँ पे खतरे में होगा। ये चीज आपको समझना है। समझ रहे हो क्या मैं आपके साथ यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहा हूँ? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, चलो एक और चीज मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। सर, बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना क्यों जरूरी है? Why it is important for every business to analysis their environment, to study their environment? एक कॉन्सेप्ट है जो आपको अपने पर्सनल लाइफ के अंदर भी अप्लाई करना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट को सॉट एनालिसिस बोला जाता है। S stands for strength, W stands for weakness, O stands for opportunities, T stands for threat। यानी हर एक पर्सन को, हर एक बिजनेस को ये एनालिसिस करना चाहिए और इस एनालिसिस के जरिए आपको समझ में आएगा कि आपका या आपके बिजनेस की क्या क्या ताकतें हैं, क्या क्या स्ट्रेंथ है, आपकी बिजनेस की या आपकी क्या क्या कमजोरी है, क्या क्या आपके बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या आपके बिजनेस के अंदर रिस्क है, थ्रेट है। सर क्या आप इसका एक एग्जांपल दे सकते हो? एब्सोल्युटली यस। समझने के लिए कोविड के पहले
क्या कोई पीपल ऑनलाइन क्लासेस प्रेफर करते थे? कोई नहीं प्रेफर करते थे। What is the strength कि boss we are very well educated? What is the opportunity over here? अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ये बोलता है कि बॉस, अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ये बोलता है कि बॉस अगर मैं कैमरा फ्रेंडली हो जाता हूं, मैं ऑनलाइन लेक्चर्स देता हूं, तो मैं बच्चों तक पहुंच सकता हूं, बच्चे एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, एजुकेशन हासिल करके अपने जिंदगी में एक पड़ाव आगे बढ़ सकते हैं। व्हाट इज द वीकनेस? वीकनेस कैन बी एनीथिंग। मे बी इट कैन से कि यार कैमरा फ्रेंडली नहीं है। सो जो व्यक्ति कैमरा फ्रेंडली नहीं है और वो इस डर से कैमरा को फेस नहीं कर रहा है, तो क्या वो बंदा अपॉर्चुनिटी को अवेल करेगा? नहीं करेगा। सो अगर आप कैमरा फ्रेंडली नहीं हो, उसके बाद भी आप कैमरा को फेस कर रहे हो, उसके बाद भी आप कैमरा को फेस करके आगे बढ़ रहे हो, यानी यू आर चेंजिंग योर फियर्स इनटू व्हाट? यू आर चेंजिंग योर फियर्स इनटू अपॉर्चुनिटीज। थ्रेट इज डर कि बिजनेस में क्या क्या डर हो रहा है, आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपने बिजनेस ओपन करना है या कर दिया है या तो कर रहे हो। इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज नॉट वन टाइम प्रोसेस, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब क्यों बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना जरूरी है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ये तो अपन ने समझ लिया। सेकेंड, कोपिंग अप विथ चेंजेस। व्हाट इज कोपिंग अप विथ चेंजेस? मैंने समझा कि बॉस मेरे जो कॉम्पिटिटर्स है वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं, यानी जो बच्चा घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, ये लोग उनके पास पहुंचते हैं। तो अगर मैं टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करूंगा, अगर मैं टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाऊंगा, तो क्या मैं आपके पास पहुंच पाऊंगा? यानी जो पर्सन आपको क्वालिटी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकता है, जस्ट बिकॉज उसने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है और वो आप तक पहुंच रहा है, तो आपको नहीं लग रहा है जो क्वालिटी टीचिंग के साथ जा रहा है वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए ये चीजें नुकसानदायक है। और बच्चे के लिए भी, बच्चे के पास ऑप्शन नहीं है। अब आजकल के टाइम में बच्चों के पास ऑप्शन है, सो कोपिंग अप विद चेंजेस इज मस्ट। इसके लिए बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना चाहिए। तीसरी, असिस्टेंसेस प्लानिंग। अगर हम लोग कंटिन्यूस बेसिस पे वॉच करेंगे कि हमारा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, हमारे कस्टमर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या बोल रही है, मार्केट की हालत क्या है, हम लोग उसके हिसाब से चीजों को प्लान करके आगे लेके जा सकते हैं, क्योंकि प्लानिंग इज मस्ट। आप लोग अपना 12th फुलफिल कर रहे हो, 12th का एग्जाम आपने खत्म किया है, उसके बाद आप प्लान करते हो कि नहीं करते हो कि मेरे को लाइफ में क्या करना है। और आपने अपने लाइफ के प्रति डिसाइड किया है कि मेरे को सीएमए करना है, और सीएमए के अंदर आपने डिसाइड किया है कि मेरे को ये एकेडमी को चूज करना है, इसीलिए तो आप ये लेक्चर देख रहे हो, वरना क्यों देखते हैं आप ये लेक्चर? सो असिस्टेंस इन प्लानिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन यू अंडरस्टैंड अबाउट एनवायरनमेंट। इसके अलावा अगर मैं आपके साथ बात करता हूं, हेल्प इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। हेल्प इन इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। एक व्यक्ति अपने परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव कर सकता है? जब वो देखेगा कि अभी तक वो क्या ऑफर कर रहा है, जब उसको पता चलेगा कि उसके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, जब उसको पता चलेगा कि बच्चे उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कैन आई से इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। पुराना क्या था, आज क्या है, उसमें फर्क है। आज क्या है, आगे क्या होगा, उसमें फर्क होगा। दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। नेक्स्ट इज रिस्क मैनेजमेंट। आप मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, आई डोंट नो वेदर यू हैव विजिटेड द प्लेस जहां पे बेसिकली अस्थियां वगैरह बहाई जाती है। आप एक चीज नोटिस करना, मैं आपके साथ यहाँ पे सिर्फ बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीजें डिस्कस करने रहा हूं। आप समझना, उसी जगह पे आपने देखा होगा स्नैक्स की बहुत ज्यादा दुकानें हैं, स्वीट्स की बहुत ज्यादा दुकानें हैं, वो बाल काटने वाले के बहुत सारे वहां पे शॉप्स है। क्यों? क्योंकि वहां पे उस चीज की डिमांड है। तो कहां पे कौन सी चीज की डिमांड है, ये क्या कैसे पता चलेगा? एनालिसिस करके। ये एनालिसिस करने को ही तो बिजनेस एनवायरनमेंट का स्कैनिंग बोला जाता है, एंड दिस इज व्हाट वी आर स्टडीइंग अबाउट दिस। आई होप ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ रही है। सर 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 सर, मतलब आप ये बताना चाहते हो कि जिस भी व्यक्ति को बिजनेस ओपन करना है या जिसने बिजनेस ओपन कर दिया है, उसको कंटिन्यूस बेसिस पे वॉच रखना है अपने सराउंडिंग के ऊपर कि बिजनेस के सराउंडिंग में क्या क्या हो रहा है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या डिस्कस कर रही है, कौन सी पॉलिसी हमारे भारत के अंदर एप्लीकेबल हो रही है, कौन सी टेक्नोलॉजी आई हुई है, क्या क्या फैक्टर्स यहाँ पे हो रहा है। जियो पॉलिटिक्स की अगर मैं आपके साथ बात करता हूं, तो एक वो बिजनेस आज के तारीख में जो भारत के अंदर ऑयल परचेस करता है और ऑयल सेल करता है, मैं उसकी बात करता हूं। आप देखो अभी करंटली इंडिया की क्या हालत है।
करंटली इंडिया की बेसिकली कुछ इस तरीके से हालत है जहां पे वॉर लाइक सिचुएशंस ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं। यूएस, इसराइल इज इन्वॉल्व इन ईरान, पाकिस्तान अफगानिस्तान का अलग पंडा चल रहा है, सऊदी अरेबिया में अटैक हुआ है, यूएई के अंदर अटैक हुआ है, रशिया अलग यूक्रेन के पीछे लगा हुआ है। एंड जब से ईरान के ऊपर हमला हुआ है तब से रशिया थोड़ा गर्म होके बैठा है यूएस के ऊपर। ये सारी चीजें समझना क्यों जरूरी है? अब मेरा अगर बिजनेस ऑयल का है, मैं ऑयल इंपोर्ट करता हूं, तो ऑयल इंपोर्ट करने वाली कौन सी कंट्री से जो हमको ऑयल बेचती है? ईरान बेचती है। क्या ईरान की हालत स्टेबल है? नहीं। यूएई बेचती है। क्या यूएई का हालत स्टेबल है? नहीं, वहां पे भी अभी अटैक्स हुए हैं। यूएस के साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं है। रशिया के पास जाते हैं तो रशिया के पास भी हम लोग जाएंगे, हो सकता है रशिया से हम लोग सामान इंपोर्ट करेंगे, ऑयल इंपोर्ट करेंगे, यूएसए बीच में आ रहा है। यानी कि ना ऐसे जियो पॉलिटिक्स वाले फैक्टर यानी ग्लोबल फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बॉस। सो वो जमाना गया जहां पे एक पर्सन बोलता है कि मैं अच्छी सर्विस दूंगा एंड सब कुछ होगा, नहीं होगा। सस्टेन करना है, इंडस्ट्री को लीड करना है, तो ये सारे फैक्टर्स को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, करेक्टिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे। इसी चीज को यहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट बोला जाता है। अरे समझ रहा है क्या मैं आपके साथ क्या डिस्कस कर रहा हूँ? ठीक है, एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ डिस्कस करता हूँ। इमर्जिंग डायमेंशंस। इमर्जिंग डायमेंशंस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे आज के तारीख में कौन सी चीजें हो रही है? वर्ल्ड इज ग्रोइंग, यस। वर्ल्ड इज गोइंग अहेड, यस। इफ वर्ल्ड इज गोइंग अहेड यानी चेंजेस होंगे, होंगे। देयर वाज अ टाइम जब लोग खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे, संतुष्ट रहते थे। नाउ डेज और पैसा और पैसा और पैसा, बिजनेस है तो और बड़ा और बड़ा और बड़ा। समझ रहा है मैं आपके साथ यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ? इमर्जिंग फैक्टर्स यानी आज के तारीख में और कौन से फैक्टर्स है जो निकल के आ रहे हैं, जिसको समझना, इंटरप्रेट करना, एनालिसिस करना, एक्शन में लाना क्यों जरूरी है? वो कौन से फैक्टर्स है? इसको बेसिकली शॉर्ट में बोला जाता है VUCAFU। V स्टैंड्स फॉर वोलैटिलिटी। व्हाट इज वोलैटिलिटी? चीजें बदल रही है फटाफट, फटाफट चीजें बदल रही है। अब 10 दिन पहले की अगर मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, एवरीथिंग वाज स्टेबल। अच्छा, एशिया के अंदर प्रॉब्लम था लेकिन कंपैरेटिवली इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं था। अब जब से वॉर हुआ है, जब से ईरान के लीडर को मारा हुआ है, कहना से यहाँ पे चीजें थोड़ी सी तहस महस होना स्टार्ट हो चुकी है। 15 दिन पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान का आपस में कोई वॉर नहीं हुआ था, लेकिन अचानक से दो कंट्रीज के बीच में वॉर हो गया। इमेजिन अ सिचुएशन, अगर हम लोग अफगानिस्तान से कोई चीज इंपोर्ट करते हैं, वॉर होने के कारण वो चीज के ऊपर इंपैक्ट होगा, होगा वोलैटिलिटी। समझ रहा है? नेक्स्ट चीज देखो क्या है, यू स्टैंड्स फॉर अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल। वी आर नॉट अवेयर व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन नियर फ्यूचर। आप एप्स्टीन फाइल्स के बारे में देखो, अगर आपने इस चीज के बारे में जानकारी दी है, क्या एप्स्टीन फाइल रिलीज या लीक होने से पहले किसी ने सोचा था कि मार्केट में ये सारी चीजें की अफवाह फैलेगी और उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होगा? ये क्यों हो रहा है वॉर लाइक सिचुएशन? अगर आप एक एक डॉट्स कनेक्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एप्स्टीन फाइल से ध्यान हटा के यहाँ पे आपका ध्यान डाला जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर और बड़े डार्क सीक्रेट्स छुपे हुए हैं जो कि आपको पता चलेंगे तो शायद आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, शायद आप इस चीज को नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तीसरी चीज सी, कि मैं अगर आपके साथ बात करता हूं तो कॉम्प्लेक्सिटी। बढ़ती हुई दुनिया में, बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के अंदर चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट हो चुकी है। आप इंटरनेशनल रिलेशन देखो कितने कॉम्प्लेक्स हो चुके हैं। हम लोग, भारत है, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, हम वो कंट्री है जो रशिया से ऑयल खरीद के यूक्रेन को भेज रहे हैं। अरे क्या चल रहा है? रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है और भारत उसमें रशिया से ऑयल परचेस करके यूक्रेन को बेच रहा है। व्हाट इज हैपनिंग? इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आपस में लड़ रहे हैं, हम लोग अफगानिस्तान से चीजें परचेस कर रहे हैं, अफगानिस्तान को इनवाइट कर रहे हैं, और चंद दिनों के अंदर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। व्हाट डज दिस इंडिकेट? कॉम्प्लेक्सिटी। हम लोग रशिया के साथ डील कर रहे हैं यूएस चाइना को काउंटर करने के लिए। हम लोगों ने रिसेंटली, कल के डेट में अगर मैं आपके साथ बात करता हूं, तो भारत कनाडा के साथ डील कर रहा है यूरिया के लिए, जबकि ये डील होनी थी कनाडा और चाइना के बीच में। प्रॉब्लम अराइज हो रही है। सो मच कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट इज गोइंग ऑन बॉस। आप यहाँ पे छोटे से दुकान की बात नहीं कर सकते, यहाँ पे इंटरनेशनली आपको सारी चीजों को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ, ए इज एम्बिग्विटी। एम्बिग्विटी का यहाँ पे मतलब क्या होता है कि सिचुएशंस इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग है
कि किसी के पास कोई क्लियर आंसर नहीं है। whether we will support in whether we will support to Afghanistan while there is a war between Pakistan and Afghanistan, whom will we support when there is a war between Iran and Israel? Israel के साथ भी रिलेशन अच्छे हैं, हम लोग अफगानिस्तान के साथ रिलेशन अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, किसको सपोर्ट करेंगे? यूएस को सपोर्ट करेंगे कि रशिया को सपोर्ट करेंगे? जब इन दोनों के बीच में चॉइसेस आएगा तो हम किसके पास जाएंगे? रशिया के पास चले जाते हैं तो यूएस सैंक्शन लगा देगा, यूएस सैंक्शन लगाता है तो भारत को नुकसान फेस करना पड़ेगा उसका। यूएस के साथ जाते हैं तो रशिया के साथ पुरानी संबंध हमारे टूट जाएंगे। हर एक जगह से इतने सारी कॉम्प्लेक्स रिलेशन यहाँ पे बन चुकी है कि इसका कोई क्लियर आंसर ही नहीं है कि हमको आगे कैसा बढ़ना है। थिंग्स आर गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड, राइट? इसके अलावा मैं एफ यू की आपके साथ बात करता हूं तो इसको अभी रिसेंटली ऐड किया गया है। एफ स्टैंड्स फॉर फियर ऑफ अननोन। यहाँ पे यू का मतलब होता है अनप्रेसिडेंटेडनेस, जिसका मतलब आगे क्या होना है। कोविड आने से पहले किसी ने ये नहीं सोचा था कि बॉस कोविड आएगा और 2-3 साल तक हमारा पूरा इंडिया ही नहीं लेकिन पूरा वर्ल्ड हॉल्ट पे हो जाएगा। क्या हमारे पास कोविड की वैक्सीन थी? अरे वैक्सीन कैसे होगी? कोविड कॉन्सेप्ट ही हम लोगों ने तब सुना था, हमने तब फेस किया था और तब उसके ऊपर रिसर्च हुआ, तब उसकी वैक्सीन बनी। जब वैक्सीन बनी तब सब लोगों ने लगाई, तब जाके सब लोग थोड़ा सा सेफ कैटेगरी के अंदर आके आगे बढ़ने लगे। आपको पता है कोविड आने से पहले अगर सबको पता होता कि अभी कोविड आता तो डोंट यू थिंक सो पहले से वैक्सीन की तैयारी करके हम लोग सबको ड्रॉप्स मारते रहते थे, जैसे पोलियो का टीका लगाते हैं। उसी तरीके से अगर सबको पता होता कि कोविड आने वाला है तो 1-2 साल के पहले कोई भी बंदा बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं करता था, लेकिन लाखों करोड़ों में लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है ना। और कोविड आने के बाद सब ठप, सब बंद। फियर ऑफ अननोन, अनप्रेसिडेंटेड, व्हाट इज गोइंग टू हैपन अहेड, वी आर नॉट अवेयर, लेट्स स्टे इन प्रेजेंट। समझ रहा है क्या बाबू मैं आपके साथ यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहा हूं? तो ये पूरा का पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में आपको नॉलेज देता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है पूरे सराउंडिंग को स्कैन करना, करेक्टिव एक्शंस लेना, ताकि आप अपना बिजनेस मार्केट में टिका सको, सस्टेन कर सको, हो सके तो लीड कर ले। अंडरस्टैंडिंग? सो क्यों यस टीम के साथ आपको जुड़ना चाहिए उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। डेफिनेटली यस टीम की अगर मैं आपके साथ बात करता हूं, जो कि आपको आपके सीएमए के ड्रीम फुलफिल करने में मदद कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे सारी फैकल्टीज ऑलमोस्ट डबल क्वालिफाइड है, डबल क्वालिफाइड है। सारी फैकल्टीज के पास यहाँ पे मल्टीपल एक्सपीरियंस है, मल्टीपल एग्जाम्स उन लोगों ने देखा है। स्टूडेंट फ्रेंडली अप्रोच के साथ आपको चीजें क्लियर करती है, सिर्फ रट्टा नहीं, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर फोकस करती है। एमसीक्यूज के साथ प्रैक्टिस करवाती है ताकि आप अपने एग्जाम्स में बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर्ड होके जाओ। एग्जाम्स तो क्लियर होना ही होना है, लेकिन लाइफ में भी ये इंटरप्रिटेशन काम होना चाहिए। इस तरीके से चीजें पढ़ाई जाती है। पूरी की पूरी टीम, चाहे विपुल सर हो, चाहे हरीश सर हो, चाहे विशिष्टा मैम हो, चाहे अपना प्रीति मैम हो, सुचि मैम हो, वैभव सर हो, ये सारे के सारे लोग बेसिकली आपके साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग योर एम अचीवेबल। ठीक है? सो कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट टू यस टीम। यस का इंस्टाग्राम पे भी चैनल है, व्हाट्सएप पे भी चैनल है, टेलीग्राम पे भी चैनल है, यूट्यूब पे भी पेज है। ये चारों जगह पे आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अगर आपके कोई डाउट है सीएमए से रिलेटेड तो आप डेफिनेटली यस टीम को कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है? चलिए जी, मिलते हैं फिर अपन अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।